अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हालिया दिनों में बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और सूबे के मसाइल के सियासी हल की दरख्वास्त की। शरीफ साहब और उसकी टीम के खिदमत में अर्ज़ की है, बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है, पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं। हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें किरदार अदा करें। बलूचिस्तान का जो इशू है इसको हम जिस तरीके से 2013 में मियाँ साहब ने इनिशिएटिव ली थी, उसी तरह उसको हम एमिकेबली हल करें। इस मौके पर एक बुनियादी सवाल फिर से उभरा कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, खुसूसन मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मलिक और बलूचिस्तान के मसले को सियासी तौर पर हल करने पर आमादा है या फौजी हिकमत अमली वही बरकरार रहेगी। अगरचे मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ दिन के बाद, शायद 2 दिन के बाद निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए और इसमें शायद उन्होंने ये भी सोचा हो कि इस आशिकी में इज्जत सादात महफूज को रखा जाए। यारों ने यह अंदिया दिया कि वो वापस आकर बलूचिस्तान का फिर दौरा करेंगे। अच्छा, इस हवाले से हम इसकी तारीखी पस मंजर, जो बलूचिस्तान का इशू है, इसके तारीखी पस मंजर पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो वो मुख्तसर सा मैं जायजा लूँगा कि पाकिस्तान बनने से कबल बलूचिस्तान में एक नीम खुद मुख्तार रियासतों का मजमुआ था और खान ऑफ कलात का ये जो कलात का इलाका है, ये सबसे बड़ा और अहम इलाका था, जिसने आज़ादी के बाद बराह रास्त पाकिस्तान में शमूलियत से इनकार किया था जुज़वी तौर पर। और बाद फिर 1948 में पाकिस्तानी फौजी कार्रवाई के नतीजे में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में 1948 में शामिल कर लिया गया और उसी लम्हे से बलूच कौम परस्तों के जहन में एक तलखी जन्म लेने लगी कि उनकी ज़मीन उनसे छीनी गई है। इस तलखी ने वक्त के साथ साथ बड़ी शिद्दत इख्तियार की और ख़ास तौर पर तरक्की, तालीम और रोज़गार और सियासी नुमाइंदगी के वादे क्योंकि पूरे ना किए गए, इसलिए वो एहसास ने उसमें शिद्दत इख्तियार वो करती गई बात। और पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान में बलोच अगर मुज़ाहमत जो हुई और उसमें शिद्दत में इजाफा हुआ, अगर उसकी भी तारीख पे हम नज़र डालें तो ये बलूचिस्तान में 5 अदवार को आप समझ लें, अगर तकसीम करें 76 साल तारीख में 5 अदवार में मज़ाहमतें तारीखी उठी हैं। नंबर 1 जो थी वो 1948 में 1948 में खान ऑफ कलात की मुखालफत, जहाँ जब फौजी लश्करकशी की गई कलात के ऊपर तो उनसे ज़बरदस्ती कलात को शामिल किया गया 1948 में, तो उसको नापसंद किया गया बलूचिस्तान के बलोच सरदारों ने। और 1958 में नवाब नौरोज़ खां की बगावत हुई। फिर आपके इल्म में है कि 1958 में ये लोग पहाड़ों पे चले गए थे, फिर कोई वादे वाइद किए गए और श्योरिटीज़ दी गई और वो पहाड़ों से जब नीचे उतरे तो उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ को फांसियों की सजाएं दी गई, सजाए मौत दी गई। और नवाब नौरोज़ खां क्योंकि उम्र में काफ़ी उम्र रसीदा थे, उनको बड़े लंबे अरसे तक जेल में फिर रखा गया। और फिर तीसरी जो दौर शुरू होता है वो 62 और 63 में, जब ये नौरोज़ खां की बगावत हुई और उनको जेल में डाला गया, तो एक बार दोबारा 62 और 63 में गुरिल्ला कार्रवाइयाँ फिर शुरू हुई थी बलोचों की। और उसके बाद जो सबसे बड़ा फिर फौजी ऑपरेशन हुआ 4 साल तारीख दौर था वो 1973 और से 1977 में, जब जमहूरी दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहद में। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सबसे बड़ा फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुआ। हज़ारों लोग बेघर हुए, सैकड़ों लोग हलाक हुए और गिरफ्तार हुए। बाद 2004 से जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फिर एक चौथा दौर शुरू हुआ, वो मुज़ाहमत का दौर था और यहाँ भी फिर BLA और दूसरी तंजीमें सामने आई और फिर इसमें शिद्दत में इजाफा 2006 में हुआ, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों उस शख्सियत का
कत्ल हुआ जिसे किसी दौर में वफाक का नुमाइंदा होने का ताना खुद बलोच कौम दिया करती थी और वो सरदार अकबर बुगटी थे। और इन जो फिर उसकी नतीजे में शिद्दत आई, नफरतों में फिर इजाफा हुआ। अच्छा, इन तहरीकों की बुनियादी असबाब हमेशा वही रहे हैं, यानी सियासी खुद मुख्तारी की कमी, वसाइल पर मरकज का कब्जा, सकाफती शनाख्त का अदम एहतराम, लापता अफराद का मसला वगैरह वगैरह। लेकिन रियासती पॉलिसी यही दो तरीकों यानी उन्होंने ताकत या फिर गुफ्तगू या बातचीत के जरिए हल करने की वो कोशिश करते रहे। पाकिस्तानी रियासत खुसूसन उसकी अस्करी क़यादत ने तवील अरसे तक बलूचिस्तान को एक सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर देखा। अस्करी ऑपरेशन FC की तैनाती, फिर FC के हवालों से उन पर आयद संगीन इल्जामात, यानी उन पर स्मगलिंग के भी इल्ज़ाम लगाए गए, ईरानी तेल की स्मगलिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया जाता रहा है और नाराज रहनुमाओं के खिलाफ सख्त इक़दामात मामूल का हिस्सा फिर बने रहे। इस तरह 2006 में जब अकबर बुगटी कत्ल हुए तो फिर उसकी हलाकत से बलोच तारीख को मजीद शिद्दत उसमें। अच्छा, लेकिन इस अरसे में फिर सवाल है कि क्या रियासती सतह पर इनसे कोई बातचीत की गई, सियासी हल निकालने की कोशिश की गई? तो उसका तो जवाब यही है कि रियासती पॉलिसी ज़्यादातर अस्करी ही रही है। अगरचे चंद अदवार में सियासी हल इसका तलाश करने की कोशिश की गई है, यानी जिस तरह 2006 में आगाज हकूक बलूचिस्तान पैकेज दिया गया जिस पर अमल दरामद ना हो सका। 2013 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जिसकी नामजदगी खुद मियां नवाज शरीफ ने की थी और की हुकूमत ने 2013 में बलोच रहनुमाओं से बातचीत की कोशिश की, मगर अस्करी अदारों की महदूद हमायत और मैं तो कहूँगा रियायत की वजह से कि बायस ये कोशिशें फिर बारआवर ना हुई या नतीजा खेज साबित ना हो सकी। और अब आते हैं हालिया एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें आज जनरल आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक जो है ना, उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर शाह साहब का ताल्लुक फौज के सख्त गिरोह नज़्म ज़ब्त वाले हल्के से है। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI के सरबराह रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें बलूचिस्तान के मसले की हसासियत और पेचीदगियों का बखूबी इल्म है। वो अपने बयानात में फौज को गैर सियासी अदारा करार देते हैं और उनका ये रवैया सियासी हुकूमत को फ्रंट पर लाने का भी है। उनकी मौजूदगी में ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के अगर सिविल हुकूमत किसी सियासी अमल का आगाज करे तो फौज उसमें शायद रुकावट नहीं बनेगी, बशर्ते उन सियासी अवामिल जो है वो रियासती मफादात के दायरे में हों। और अब हम आते हैं उस अहम बात पर जिसने बलूचिस्तान के रहनुमाओं की हालिया मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से हुई, जिसमें ये उनसे दरख्वास्त की गई कि बलूचिस्तान के बलोच मसले को सियासी तरीके से उसका हल किया जाए। ये तो बात हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ एक सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सीनियर रहनुमा, जिन्होंने हमेशा मरकज़ और सूबों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की वकालत की है। लेकिन दूसरी तरफ अख्तर मेंगल ने जब उसी दिन ये बयान दाग दिया कि मियां नवाज शरीफ के पास क्या इख्तियारात हैं कि वो बलूचिस्तान आकर मसाइल को हल कर लेंगे। उसने कहा कि इलेक्शन से पहले उन्होंने हमायत देने के लिए कुछ पेश शराइत रखी थी जिसमें एक पर भी अमल ना हुआ, इसलिए बलूचिस्तान की वो सियासी क़यादत जो आज नवाज शरीफ से मिल रही है या एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है, वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के दलाल हैं, एजेंट्स हैं, लेकिन उनका कोई अवाम से ताल्लुक नहीं है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अगरचे ये बात भी ठीक है कि अख्तर मेंगल जैसे लोग जो एक बार तो ये समझ चुके थे कि अब गैर मकबूल वो हो चुके थे बलोच इलाकों में, बलोच कौम में, और डॉक्टर अब्दुल मालिक तो अपने हल्के में जो सुना है शुनीद है कि वो नहीं जा पाते, और बहुत से जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो भी अपने हलकों से को में जाने से कासिर है, क्योंकि उनको अवाम दरखोर इतना नहीं बख्श रही। फिर तो सवाल यह है कि क्या जनरल आसिम मुनीर कैसी किस सियासी पहल की हमायत करेंगे। उनका उमूमी इशारा जो आसिम मुनीर साहब का है वो है कि, और ये बात मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ को मुमकिन एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इशारा नहीं दिया। अगर
کیونکہ عسکری معاملات میں اسٹیبلشمنٹ نرمی کے قائل نہیں ہے. ہاں، لیکن سیاسی حل کے لیے وہ پارلیمنٹ اور منتخب حکومت کی قیادت کی حمایت بھی کرتے ہیں. اچھا، اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ بلوچ شکایات ہیں کیا، تو اس کو ہم چیدہ باتیں کرتے ہیں. مثلا وسائل پر مرکز کا قبضہ، مثلا سوئی گیس وغیرہ. ترقیاتی منصوبوں کی عدم تکمیل، اس کی بھی وجوہات سب کو علم ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ کہ 16,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. سیاسی نمائندگی کی کمی اور کلچر اور شناخت کا تحفظ. اور اب سب سے جو سنگین اور خطرناک بات ہے وہ ہے کہ ان کی مکمل آزادی کا مطالبہ. جی ہاں، بلوچستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک. ابتدا میں اگر یہ مسائل حل کر لی جاتے تو مزاحمت کم ہو سکتی تھی، لیکن فوج ان عناصر سے جو آج عسکریت کی طرف رجحان ہے ان سے کوئی رعایت نہیں برتنا چاہتی، جو پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں. اگرچہ سیاسی حوالوں سے میاں نواز شریف کی اور کچھ اور لوگوں کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے، انہوں نے سیاسی جو حل پیش کیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ مثلا لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کو انصاف فراہم کرنا، اور صوبائی خود مختاری کا احترام، آرٹیکل 140A پر مکمل عمل کرنا، وسائل پر صوبوں کو اختیار دینا، NFC ایوارڈ کی یعنی شفاف تقسیم، بلوچ کلچر اور زبان کے تحفظ کی بھی بات کی گئی ہے. اور پھر دوسری بات کہ ناراض رہنماؤں کو بات چیت کی دعوت دی جائے اگر وہ تسلیم کریں اس آئینی فریم ورک میں وہ رہ کر بات کریں تو. لیکن جنرل آصف منیر کے دور قیادت میں فوج ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہی ہے، تو دوسری طرف ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھ کر عوامی تاثر بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. یعنی بلوچستان میں اسکول، اسپتال، سول، ملٹری شراکت سے کئی منصوبے جاری ہیں. یہ اشارہ دیتے ہیں کہ فوج ہارٹ اینڈ مائنڈز یعنی دل اور دماغ جیتنے کی پالیسی پر یقین رکھتی ہے، جس میں آرمی کا پھر سافٹ امیج سامنے بلوچستان کی عوام کے سامنے آئے کہ بلوچستان کی عوام کو روزگار دیا جائے، مالی امراض کی پیش کی جانا اس میں شامل ہے. یہ سب کچھ اس صورتحال کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے بشرطے ریاستی ریٹ کو چیلنج نہ کیا جائے. اب صورتحال کیا ہے اس پہ بھی ہم مختصر سا ہم ڈسکس اس کو کر لیتے ہیں. اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ قومی سے نہیں رہا بلکہ عالمی سطح پر زیر بحث آ چکا ہے. اس میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، UN کے ذیلی ادارے، بین الاقوامی میڈیا، بلوچستان میں لاپتہ افراد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور میڈیا بلیک آؤٹ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ میڈیا کو کوریج ہی نہیں دے رہا. اس پس منظر میں پاکستان کی ریاست خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی تاکہ عالمی تنقید کم ہو، ریاستی بیانیہ کو بین الاقوامی سطح پر ساکھ حاصل ہو. اس بار بلوچستان مزے کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کو اس بار جو مزاحمت ہے اس کی شدت اس لیے بھی آئی ہے کہ بلوچستان میں مزاحمتی کردار تبدیل ہو چکے. مزاحمت میں صف اول کے لیڈرشپ میں اب سردار نظر نہیں آتے جو کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ یا اعلانیہ سمجھوتا کر لیتے تھے. لیکن اس بار بلوچستان میں نوجوانوں نے خصوصاً اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے جدید تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل نوجوانوں نے سیاست کی باغ ڈور سنبھال لی ہے اور ان کے رابطے بین الاقوامی سطح پر ان قوتوں کے ساتھ بھی ہیں جن کے انٹرسٹ اس خطے میں ہیں یا وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در میں ہیں. یہ وہ نوجوان قیادت ہے جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، انجینئرز ہیں، دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں نے ایسی راہ کا انتخاب کیا ہے جس میں سمجھوتا یا وفاق کی پہلی والی شرائط پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ نوجوان جو ہے یہ سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کر رہے ہیں. اب بلوچستان کا مسئلہ سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ حقیقت میں ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کا بحران بن چکا ہے. خوش قسمتی ہی سمجھیں کہ بلوچستان کے شمالی اور شمالی مغربی علاقوں میں پختون اکثریت میں ہیں، جن علاقوں میں قلعہ سیف اللہ، لورالائی، زوب اور کوئٹہ شامل ہیں. اور یہ سب جو لوگ ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ پاکستان کی وفاق سے منسلک ہیں. اور پختونخوا، ملی عوامی پارٹی،
اور जमीयत उलमाए इस्लाम इन इलाकों में खासा असर रसूल रखती हैं और उनकी मौजूदगी में बलोच अलहदगी पसंद जमातों को पजीराई नहीं मिली अभी तक। फौज में आसम मुनीर की क़यादत में फौज की हिकमत अमली निस्बतन हमें बज़ाहिर तो मतवाज़न नज़र आ रही है। एक तरफ सख्ती है, दूसरी तरफ तरक्याती मनसूबे हैं और फिर सियासी किरदार, हुकूमत को फिर सियासी किरदार अदा करने की जुज़वी तौर पर इजाज़त भी मिल रही है। लेकिन ये तरीके शायद अब बहुत मतरूक हो चुके हैं क्योंकि शिद्दत पसंद बलोच अब इन इस्लाहात से बहुत आगे से बढ़कर बहुत आगे की बात कर रहे हैं जिसका मुतहम्मिल इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकती। अगर नवाज शरीफ या कोई भी कौमी रहनुमा बलूचिस्तान के मसले पर आइनी या सकाफती तरीके से पेशरफ्त करे तो वो शायद फौज रुकावट ना बढ़े। लेकिन शर्त यह है ये तमाम इक़दाम और नवाज शरीफ साहब करें या कोई और करे, ये पाकिस्तान के आइनी ढांचे, रियासती सालमियत और कानून की बालादस्ती के दायरे में हो। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में किसी भी तरह कुछ देने की पोजीशन में हरगज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मसले को अब संजीदगी से लेना होगा, सियासी क़यादत को आगे बढ़कर मुकालमा करना होगा, फौज को इस अमल से पसे मंजर पर रहकर मामलत करनी होगी, तभी हम एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और मुत्तहिद हिंदू पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इसका हल फ़कत यह है कि बलूचिस्तान की आवाम खुसूसन बलोचों का एतमाद को बढ़ाया जाए और एतमाद का तासुर दिया जाए और ये तासुर इस बार बलूचिस्तान की आवाम आईनी हदूद में रहते हुए अपने फैसले आज़ादाना तरीके से करने में मजाज हों। इसमें किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए तभी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये एक मुसलसल अमल से ये सूरत हाल मुमकिन है। बहरहाल अब आपसे इजाज़त, बहुत सी तशनीकी है और जिनको विलाग की तवालत के पेश नज़र बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इसको अगले विलाग पे उठा छोड़ते हैं। बहुत सी बातें करनी है इंशाअल्लाह अगले विलाग में। चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को आप प्रेस कीजिए और अपनी आला से भी नवाजिए। अब आपसे इजाज़त।